हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे आप लोगों ने देखे होंगे, स्पेशली एमएससी फिजिक्स के लिए, जो कि मेरे चैनल निंजा प्रेप एमएससी बीएससी के ऊपर अवेलेबल हैं और आप लोगों ने उनका बेनिफिट भी लिया होगा। अभी कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर वापस से मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने उन लेक्चर्स को प्यार दिया है, उन लेक्चर्स को आपने लाइक किया है ना, शेयर किया है, वैसे ही इन लेक्चर्स को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं इस तरह के लेक्चर्स और बना सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, यानी कि जो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है, जो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो आता है, वो हाइपोथेसिस वो आए कहाँ से, उनके पीछे की कहानी क्या है, वो सब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो बीटा डिके का कर्व होता है, स्पेक्ट्रम कर्व, सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। पहले उसको हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस की बात करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए, वो जो बीटा स्पेक्ट्रम का जो कर्व आता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली बीटा स्पेक्ट्रम कर्व, बीटा स्पेक्ट्रम was फाउंड। तो बीटा स्पेक्ट्रम जो फाइंड आउट किया गया वो कैसा आया, वो कंटिन्यूस आया, है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो बीटा स्पेक्ट्रम कर्व होता है वो कंटिन्यूस होता है या डिस्क्रीट होता है, या जो बीटा स्पेक्ट्रम की एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस होती है, डिस्क्रीट होती है। तो वो कंटिन्यूस होता है, ध्यान रखना। तो वाई एक्सिस जो है इसके ऊपर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर होती है एनर्जी, यहाँ पर होती है एनर्जी। तो इसका जो कर्व चलता है वो कर्व कुछ इस तरह से चलता है। यहाँ पर कुछ पीक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे आपको, बीच बीच में कुछ पीक पॉइंट्स आएंगे, पर पूरे पर नहीं होंगे। तो ये पीक पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर मान लो एक ऐसा पीक पॉइंट आ गया, फिर ये ऐसा चला गया, फिर एक पीक पॉइंट आ गया, और फिर ये कर्व ऐसे चला जाएगा ऐसे। मैं इसको वापस बना देता हूँ यार, अच्छा नहीं बना। तो ये कर्व जो है कुछ इस तरह से चला जाएगा। मैं पहले इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बन गया ये कर्व, और यहाँ पर पीक पॉइंट्स आ गए। ये एक पीक पॉइंट आ गया मान लो, और एक पीक पॉइंट ये आ गया। यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। यहाँ पर जो पॉइंट्स पे एनर्जी आती है इसको हम नाम देते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। तो यहाँ पर क्या आता है, फॉलो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहला तो इसका जो कर्व होता है, या जो इसका स्पेक्ट्रम एनर्जी कर्व है, वो कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है। कुछ जगह पर जरूर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत डिसकंटिन्यूटी आती है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि बीटा स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस, बीटा स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट have some finite number of peaks, except have some finite number of peaks। कुछ पीक्स को छोड़ दिया जाए तो इसका जो कर्व है वो कैसा होता है, स्पेक्ट्रम होता है। और ये मेरी बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा भी होगा। तो ये कंटिन्यूअस इसका कर्व बनता है, कंटिन्यूअस इसका पीक होता है। इस कर्व के नीचे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस एनर्जी होती है, कुछ पीक पॉइंट्स बीच में छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा। दूसरा, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल्स।
टोटल नंबर ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल्स। तो एरिया अंडर कर्व किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल जो एरिया इस ग्राफ के नीचे का एरिया आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कितने एमिटेड हुए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। पीक्स के नीचे का जो एरिया है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो एरिया अंडर पीक्स, एरिया अंडर पीक्स is very small, area under peaks is very small, एरिया अंडर पीक्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। जो पीक मैंने आपको बना के दिखाए हैं इसके नीचे का जो एरिया है बहुत स्मॉल होता है। बीटा डिके में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती, ठीक है। बीटा डिके में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती। तो टोटल एनर्जी in beta decay is not conserved, it not conserved. So total energy is in beta decay is not conserved. Similarly जो लेप्टॉन नंबर है वो भी कंजर्व नहीं होता। लेप्टॉन नंबर is also not conserved in beta decay। और ये कब है? ये बिफोर न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, बिफोर न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो और जब एंटी न्यूट्रिनो नहीं आए थे तो उसके पहले तक इसकी एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा था और लेप्टॉन जो नंबर है उसका कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा था, साथ ही साथ पैरिटी भी जो है वो कंजर्व नहीं हो रही थी। अब लेप्टॉन नंबर किस तरह से कंजर्व नहीं हो रहा था वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर बीटा माइनस डिके की, है ना, अगर हम बात करें बीटा माइनस डिके के लिए, तो फॉर बीटा माइनस डिके, तो बीटा माइनस डिके में क्या होता है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एक ई माइनस लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं? ई माइनस। तो यदि इसके लिए लेप्टॉन नंबर लिखे जाए, लेप्टॉन नंबर, तो लेप्टॉन नंबर न्यूट्रॉन का कितना होगा? 0, और प्रोटॉन का भी कितना होगा? 0, और इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि एल जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा, एल जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा। तो लेप्टॉन नंबर यहाँ पर कंजर्व नहीं है, तो नॉट कंजर्व्ड, पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं लिखता हूँ बीटा प्लस डिके के लिए, तो बीटा प्लस डिके के लिए अगर हम लिखें तो वहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। तो यहाँ हम लिखते हैं ई प्लस। तो यहाँ पर भी अगर आप लेप्टॉन चेक करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, और ये कितना हो जाएगा? -1। तो अगेन नॉट कंजर्व्ड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? नॉट कंजर्व्ड हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर को देखें, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर को अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन, ये रिएक्शन लिखेंगे हम ई माइनस प्लस पी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यूट्रॉन। तो इसका अगर आप लेप्टॉन नंबर चेक करोगे तो ये आएगा 1, ये रहेगा 0, और ये रहेगा 0। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? नॉट कंजर्व्ड आएगा। ये भी क्या आएगा? नॉट कंजर्व्ड। तो आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ से कि जो लेप्टॉन नंबर है वो कंजर्व नहीं हो रहा है। तो इस बेसिस के ऊपर जब हमने देखा कि बीटा डिके के अंदर जो एनर्जी कंजर्व है वो भी नहीं हो रही है, लेप्टॉन जो है वो भी कंजर्व नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जो एंगुलर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन भी नहीं होता है, तो पाउली ने क्या कहा कि पाउली ने कहा कि देयर इज वन मोर पार्टिकल, देयर इज अ वन मोर पार्टिकल विच एमिटेड इन बीटा डिके। ठीक है, बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूट्रिनो, और उसके जो एंटी पार्टिकल है उसको हम नाम देते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो एन ऑन द बेसिस ऑफ above observations on the basis of above observations of beta decay, Pauli said that there is one more particle, there is
वन मोर पार्टिकल which emits in beta decay, and it is called neutrino. न्यूट्रिनो को हम लिखेंगे ऐसे, and its antiparticle is called एंटी न्यूट्रिनो। इसका जो एंटी पार्टिकल होगा उसको हम क्या नाम देंगे? एंटी न्यूट्रिनो नाम देंगे। कई बार पाउली ने क्योंकि इसको दिया तो इसको हम पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। पाउली हाइपोथेसिस ऑफ न्यूट्रिनो, इसको हम ये नाम भी देते हैं। तो जब ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट आ गया और उसके बाद जब लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन करा के देखा गया, जैसे कि अगर मैं बीटा माइनस डिके के लिए लिखता हूं तो यहां पर क्या हो रहा था? न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा था? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां पर आएगा एंटी न्यूट्रिनो। अब इसका लेप्टॉन नंबर आप चेक करो, ये होगा 0, ये होगा 0, इसका लेप्टॉन नंबर आएगा 1 और इसका लेप्टॉन नंबर आएगा -1, तो यहां पर L बराबर हो गया 0। तो अब ये कंजर्व हो गया, ठीक है, अब ये क्या हो गया? कंजर्व हो गया। इसी तरह से अगर हम बीटा प्लस के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे? बीटा प्लस के लिए। एक बार रुकना भाई, हाँ एक मिनट रुको, क्या हो गया ये? हाँ ठीक है। इसी तरह से यदि हम बीटा प्लस के लिए लिखेंगे तो बीटा प्लस के लिए क्या लिखा जाएगा? बीटा प्लस के लिए लिखा जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन चेंज होगा किस में? न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पर आ गया P+ और यहाँ पर आ जाएगा न्यू। तो अब आप इसका लेप्टॉन नंबर चेक करोगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, इसके लिए -1 हो जाएगा, -1, इसके लिए लेप्टॉन नंबर हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा +1, तो L बराबर आ गया 0। तो ये भी क्या हो गया? कंजर्व्ड हो गया। क्या हो गया? कंजर्व्ड। ठीक है, ये भी क्या हो गया? कंजर्व्ड हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट आ गया हो, अगर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए चेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए अगर आप चेक करो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए अगर देखते हो तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या लिखा जाएगा? E- प्लस P, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N+ और ये हो जाएगा न्यू E, यानी कि न्यूट्रिनो। तो यहां पर इसका लेप्टॉन नंबर E- का लेप्टॉन नंबर क्या बनेगा? 1, इसका हो गया 0, और यहां पर इसका लेप्टॉन नंबर हो गया 0, और जो न्यूट्रिनो है उसका लेप्टॉन नंबर हो गया 1, तो ये L क्या हो गया? 0। तो यहां पर हमने साफ साफ देखा कि जो कंजर्वेशन है, जो पहले नहीं हो रहा था लेप्टॉन नंबर का, वो अब क्या हो गया? कंजर्व्ड हो गया। कब? जब हमने न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की बात की। तो बीटा माइनस के केस में हमने यूज किया एंटी न्यूट्रिनो को, और बाकी दो के केस में क्या यूज हुआ? न्यूट्रिनो यूज हुआ। अब जो ये न्यूट्रिनो पार्टिकल है, जो न्यूट्रिनो है, ये एनर्जी का कुछ पार्ट अपने साथ लेके जाता है, बीटा माइनस डिके में भी और बीटा प्लस डिके में भी। तो दिस स्मॉल पार्टिकल called न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो carried some small part of energy। तो ये कुछ पार्ट लेके जाता है एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी जो है वो कैसे लिखी जाती है? E0। कुछ पार्ट लेके जा रहा है कौन? E न्यू, और कुछ पार्ट लेके जा रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। कुछ पार्ट लेके जा रहा है न्यूट्रिनो और कुछ पार्ट लेके जा रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसा जब हम करेंगे तो एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाएगी। तो अब क्या होगा? एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाएगी, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ऐसा करने से एनर्जी जो है वो क्या हो गई? कंजर्व्ड हो गई। ठीक है, ऐसा करने से एनर्जी जो है वो क्या हो गई? कंजर्व्ड हो गई। अब आ जाइए आगे, एक मिनट रुकिए, हाँ हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ।
तो अभी तक हमने देखा कि लेप्टॉन नंबर और जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं हो रही थी। अब एनर्जी और लेप्टॉन नंबर दोनों क्या हो गए, कंजर्व हो गए। अब जो न्यूट्रिनो की हमने बात की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो, और साइमल्टेनियसली या सिमिलरली जो एंटी न्यूट्रिनो है उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिसिपेट, दोनों किस में पार्टिसिपेट करते हैं, वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोथ न्यू एंड एंटी न्यू participate in weak interaction, participate in weak interaction। दोनों किस में पार्ट करते हैं, वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वीक इंटरेक्शन। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, वीक इंटरेक्शन के अंदर। रेस्ट मास एनर्जी जो होती है दोनों की कितनी होती है, टेंड्स टू 0। इनकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, इनकी 0 होती है जब मैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहा हूँ। यानी कि मास जो है लगभग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। दोनों के पास ही कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, hence no impact of electromagnetic force, इसलिए इनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए फर्मियोन्स होते हैं, एंड दे फॉलो फर्मी डायक स्टैटिस्टिक्स। both are spin half particles, hence they are fermions and follow FD statistics। इसलिए ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, FD स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सब आपको किस में लिखना होता है, ये न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में लिखना होता है। और न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से आपको प्रॉपर्टीज भी पता लग गई कि इसके पास मास भी नहीं है, इसके पास चार्ज भी नहीं है, और इनको लेप्टॉन नंबर अगर लिखना हो तो न्यूट्रॉन के लिए इसका लेप्टॉन नंबर आप लिखोगे 1, और एंटी न्यूट्रॉन के लिए इसका लेप्टॉन नंबर आप लिखोगे -1। इसका लेप्टॉन नंबर एंटी न्यूट्रॉन के लिए कितना लिखोगे, एंटी न्यूट्रॉन के लिए इसका लेप्टॉन नंबर लिखोगे आप -1। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस और पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे।